SBI ऐसा नाम तो है उनका, तो वो एग्ज़ाम क्रैक करना भी अच्छा होता, वो अनदर फेदर इन माई कैप होता, तो मैंने वो भी ट्राई किया। तो उनका लेवल थोड़ा अप है बाकी एग्ज़ाम्स के रिलेशन में। तो जैसे मुझे SBI में अभी जब मैंने क्लियर किया तो उसका जनरल का कट ऑफ 82 था और मेरे जो मार्क्स है वो 90 थे। Jai Hind friends, welcome back to the new episode of Decoding Success with Saima. This is Saima Sheikh, Deputy Chief Officer of IIKT. लास्ट टाइम तो हम आपसे मिले ही थे, एक ऐसे स्टूडेंट को मैंने आपसे मिलवाया था जिनका NICL AO का एग्जाम क्लियर हुआ था। इस बार मैं एक ऐसे स्टूडेंट को आपसे नहीं मिलवाने वाली हूँ जो सिर्फ एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, बल्कि एक ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल को आपसे मिलवा रही हूँ जो जॉब कर रहे हैं एंड नाउ जब उनको अपना वीक ऑफ मिला वीकेंड पे, तो आज वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपने वैल्यूएबल इनपुट्स आपसे शेयर करने के लिए। सो वेलकम डॉल्टन अगेन टू द पॉडकास्ट। आई एम सो हैप्पी टू सी यू एज अ वर्किंग प्रोफेशनल नाउ। आप बताइए आपके दिन अभी वर्किंग जर्नी के कैसे जा रहे हैं? Thank you ma'am for this introduction. Hi, I'm Dalton Anthony Carvalho and you all saw me in the last video जहाँ पर मैंने NICL असिस्टेंट का एग्जाम क्लियर किया था। इस बार मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो जूनियर एसोसिएट का एग्जाम था वो मैंने क्लियर किया है और सब DV सब होने के बाद अभी मैं वहाँ वर्क भी कर रहा हूँ। तो आई एम ग्रेटफुल to IIKT for all the guidance and all the activities that they have conducted which has helped me in clearing the examination. ग्रेट। सो डॉल्टन, बहुत सारे प्रीलिम्स आपने क्लियर किए, नियरली 11 मोर प्रीलिम्स, 11 से ज़्यादा, और 4 से 5 मेंस भी आपने क्लियर किया, इंटरव्यूज तक आपने अटेम्प्ट दिए हैं और वो भी क्लियर किए हैं। सो इतने सारे स्टेज को क्लियर करने के बाद जब आप अब खुद को पीछे मुड़कर देख रहे हो तो कैसा फील करते हो? आई मीन व्हाट इज द एग्जैक्ट फीलिंग? अच्छा मतलब सेटिस्फैक्ट्री है, सेटिस्फाइंग है थोड़ा बहुत, क्योंकि मुझे अभी यहाँ पर नहीं रुकना है, मुझे और भी एग्जाम्स क्लियर करने हैं रेगुलेटरी बॉडीज के भी। तो व्हेन आई लुक बैक आई एम ग्रेटफुल कि कुछ एग्जाम्स मैंने क्लियर नहीं किए, उससे मुझे जो मैंने एनालिसिस किया जहाँ पर क्लासेस में जो मेंटर्स थे, श्याम सर थे, उन्होंने भी हमारा हेल्प किया। कोई भी एग्जाम रिलेटेड कुछ भी डाउट होता तो वो क्लियर करते थे, तो उसके भी एनालिसिस के बेसिस पर मुझे पता चलता था कि इस एग्जाम में मेरे क्या शॉर्टकमिंग्स थे जिसको मैं रेक्टिफाई कर सकता था, और उस रेक्टिफिकेशन का रिजल्ट अभी है जो मैंने अभी क्लियर कर लिया। ओके, नाइस, ऑलराइट। सो आपने अपने बिहेवियर में वैसे डॉल्टन क्या क्या चेंजेस देखे हैं इतने सारे एग्जाम्स, इतने सारे ऑब्स्टिकल्स को क्लियर करने के बाद? जैसे आप कॉलेज में थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सेंट एंड्रयूज, राइट, वहाँ से आपने अपना डिग्री कंप्लीट किया है। सो वहाँ पे जो डॉल्टन थे और अब जो हो चुके हो आप, क्या चेंजेस है आपके बिहेवियर में? जैसे मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि यू आर प्रिपेयर्ड और सब एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे, पर जैसे रियलिटी चेक मिलता है कि सिर्फ 2-3 मंथ्स प्रिपेयर करके नहीं होता है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम आई मीन इज द आवर्स दैट यू पुट इन, नॉट जस्ट द ईयर्स। सो जैसे ही मैं एक्सपेक्ट ज़्यादा नहीं करता था कि क्लियर हो जाएगा, पर फिर भी वो कॉन्फिडेंस रहता है स्टार्ट में कि हो जाएंगे क्लियर एग्जाम्स, इतने प्रिपरेशन में भी इतने, आई मीन इज वेरी लेस प्रिपरेशन, पर लेटर ऑन समझता है कि फिर वो कूल बिहेवियर आ जाता है। जैसे पहले ऐसा लगता है कि एग्जाम क्यों क्लियर नहीं हो रहा और फ्रस्ट्रेशन होता है, पर इतना मुझे नहीं होता था क्योंकि मैं सिर्फ एनालाइज करता था अपने मिस्टेक्स को, जो रेक्टिफिकेशन चाहिए और जो नीडेड थे, कोई भी सब्जेक्ट्स हो जैसे कि क्वांट, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश, तो उसके थ्रू पता चलता है और कामनेस आ जाती है कि अभी जो प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं वो कहीं ना कहीं इनफ होगा एग्जाम क्लियर करने के लिए। इफ नॉट, यू एनालाइज द सेम सब्जेक्ट्स, द वे यू अटेम्प्ट द मॉक्स, द टेस्ट, और जैसे भी आप आंसर्स करते हो, कितने टाइम में आंसर कर रहे हो, क्या आपको उतना टाइम देना चाहिए उस क्वेश्चन को या आपको स्किप करना चाहिए, या उससे भी कोई ईजी टेक्निक है, तो उसके रिलेटेड फिर बिहेवियर में अपने आप चेंज आ जाता है कि यू आर नॉट फ्रस्ट्रेटेड, यू नो दैट यू हैव टू डू मोर एंड यू आर हार्ड ऑन योरसेल्फ रादर देन बीइंग हार्ड ऑन अदर्स। ऑलराइट, सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में चारों सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जीए, बट कुछ टॉपिक्स है जैसे पजल्स है, DI है या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, आई बिलीव ये ज़्यादा वेटेज कैरी करते हैं ये स्कोर करने के लिए। सो ऐसे डिफिकल्ट टॉपिक्स के साथ
या थोड़ी टैकलिंग टॉपिक्स के साथ आप कैसे डील करते थे, या फिर कैसे आपने इसको मैनेज किया? पजल्स स्टार्टिंग में, मैं पहले पजल्स के बारे में बताता हूँ कि स्टार्टिंग में ऑब्वियसली उनका लेंथ छोटा होता है, पर कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं जहाँ छोटे होते हैं पर उनमें बहुत सारे पॉसिबिलिटीज के थ्रू ही आंसर मिल जाते हैं, और कुछ बहुत लेंथी होते हैं जिसमें सब इंफॉर्मेशन होता है। पर पजल्स में आई थिंक इट्स जस्ट प्रैक्टिस, लेट इट बी पजल्स, सीटिंग अरेंजमेंट्स, कुछ भी हो, आपको बस प्रैक्टिस करते रहना चाहिए और फिर आप ऑटोमेटिकली आपको दिखते हैं कि कौन से पॉइंट को से आपको स्टार्ट करना चाहिए क्वेश्चन, और जैसे जैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है आपको नोट डाउन करना चाहिए, और जैसे ही हो जाए उसको टिक मार्क कर देना चाहिए कि ये हो गया है, ताकि आप बार बार वही रीड ना करते रह जाए। सेकेंड है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस। उसके लिए तो मोस्टली अभी जनरली न्यूज़पेपर्स पढ़ने बोलते हैं, पर अगर वो स्टार्ट में बहुत टफ है, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया या हिंदू हो गया, द हिंदू हो गया, तो आप जनरली आप अपना जो फेवरेट टॉपिक है, जैसे कि ये स्पोर्ट्स हो स्पेशली, तो आप क्रिकेट का इंटरव्यूज देख सकते हैं, तो आप उसके थ्रू जो ऐसे लैंग्वेज बात करते हैं, कमेंटेटर्स बात करते हैं, तो उसके थ्रू भी आप लर्न कर सकते हो उनका लैंग्वेज कैसा है, क्योंकि वो वर्ड्स डिफरेंट यूज करते हैं, उनका जो टोनैलिटी डिफरेंट होता है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है, और वो अगर आपको सुनने में भी अगर इश्यू हो रहा है तो आप जो कैप्शन जो ऑन कर सकते हैं, या आप उनका जो फीड है, अभी फीचर है जहाँ पर आप कमेंटेटर्स का जो एक वो लोग बॉल खेल लेते हैं, उसमें आपका एक पूरा पैराग्राफ आता है कि उन्होंने ये बोला है इस बॉल के बाद, इस बॉल के टाइम में जो भी है डिलीवरी के टाइम में, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, तो उसके थ्रू भी आपका हो सकता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्लियर। मतलब जिस चीज में इंटरेस्ट है उसके अंदर वो लैंग्वेज को ढूंढ के दे कैन मेक दैट इजी। नाइस। सो डॉल्टन, मैं जानना चाहूंगी कि ओवरऑल स्ट्रैटेजी एसबीआई क्लर्क को क्रैक करने की क्या थी? आई मीन पहले से ऐसी प्लान किया था कि मुझे यही एग्जाम क्रैक करना है, या जो फ्लो में आप गए उस फ्लो में ये हुआ एंड नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मोर, ऐसा? इतना मैंने स्पेसिफाई तो नहीं किया था इस एग्ज़ाम के बारे में, पर एसबीआई ऐसा नाम तो है उनका, तो वो एग्ज़ाम क्रैक करना भी अच्छा होता, वो अनदर फेदर इन माय कैप होता, तो मैंने वो भी ट्राई किया। उसमें स्ट्रैटेजीज डिफरेंट हो जाते क्योंकि उनका जो इंग्लिश पे बेस्ड जो सब्जेक्ट है वो उनमें उसका जो लैंग्वेज और वोकैब है वो बहुत डिफरेंट है, तो उनका लेवल थोड़ा अप है बाकी एग्जाम्स के रिलेशन में। रेगुलेटरी बॉडीज़ का नहीं, जैसे IBPS हो गया या इंश्योरेंस एग्जाम्स हो गए, उसमें जो इंग्लिश है वो कंपैरेटिवली SBI में थोड़ा सा टफ आता है, और फिर वो स्कोरिंग भी हो जाता है, क्योंकि अगर आप वही प्रिपेयर कर रहे हो जो टफ है, तो बाकी के जो इतने टफ नहीं होंगे, उस लेवल पे नहीं होंगे, तो वो आपके लिए इजी हो जाता है। तो उसमें और अदर सब्जेक्ट्स एज वेल, क्वांट, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, तो जनरल अवेयरनेस में भी वो लोग ज़्यादा RBI और SBI के बारे में पूछते हैं, और जो इकोनॉमी है उसके बारे में। लेकिन इस बार उन्होंने जो जनरल अवेयरनेस है, जैसे कि कुछ इसके बारे में हो गया, फॉरेस्ट या पार्क्स के हो गया, तो कुछ वाटरफॉल्स के बारे में हो गया, वोल्केनोस के बारे में हो गया, वो भी पूछ लिया था, तो उसकी वजह से वो थोड़ा टॉपसी-टॉपी हो गया था दोनों मेंस एग्जामिनेशन में। पर जनरली उन्होंने जो इकोनॉमी बेस्ड है वही पूछा था। क्वांट्स और रीजनिंग में भी उन्होंने एक्चुअली पेपर डुएबल दिया था मेंस के हिसाब से, पर उन्होंने जो सेकेंड शिफ्ट था उसमें प्रॉब्लम कर दिया, थोड़ा उनको टफ दे दिया। उसके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन अभी उन्होंने कंट्रोल किया है, लेकिन अगर आप जो टफ है वही करते रहोगे और प्रिपेयर करते रहोगे तो आपको, मुझे लगता नहीं इतना इशू होगा, क्योंकि आपके बाकी के एग्जाम्स भी क्लियर हो जाएंगे। लेकिन कुछ एग्जाम्स के लिए माइंडसेट ज़रूरी है, जैसे SBI में भी है, तो यू हैव टू बी कूल इनफ टू अंडरस्टैंड जो आपको नहीं आता है वो आपको सीखना होगा। तो जैसे मैंने कहा था माइंडसेट, उसके बेसिस पे मेरा जो RRB का रिजल्ट था और IBPS का रिजल्ट था वो अच्छे से नहीं आया था, और मैं क्लियर नहीं कर पाया था। तो IBPS का रिजल्ट भी जो लास्ट ईयर था उसमें मेरे 4 मार्क्स से रह गए थे, और इस बार मेरा रिजर्व में है, पर वो सेटिस्फाइंग नहीं था, क्योंकि उसके रिजल्ट लेटर ऑन बहुत लेट आते हैं, बहुत ज़्यादा लेट। अभी फॉर एग्जांपल अगर अप्रैल में उसका रिजल्ट आए तो फर्स्ट लिस्ट रिजर्व है और सेकंड लिस्ट वो अक्टूबर तक खींच जाता है या दिसंबर तक, तो आई कांट वेट दैट लॉन्ग। तो फिर जो RRB था उसमें मैंने प्रिपेयर किया था, मेरे क्वेश्चंस करेक्ट थे, पर आई वुड से नॉट अनफॉर्चुनेटली बट कभी कभी मे बी आई वॉज मेंट फॉर SBI, सो उसमें मेरे 4 मार्क्स से फिर से रह गए। तो जब मुझे रिजल्ट मिला तभी मैंने प्लान कर लिया था कि खुद से कह दिया था कि जो अगली बार जो कट ऑफ होगा उससे 4 मार्क्स ज़्यादा होंगे, तो ताकि वो माइंडसेट रहे मुझ में और वो कामनेस रहे कि मुझे ये करना है, मैं ज़्यादा हाइपर ना हो जाऊँ अपने रिजल्ट देख के। तो जैसे मुझे SBI में अभी जब मैंने क्लियर किया तो उसका जनरल का कट ऑफ 82 था, और मेरे जो मार्क्स है वो 90 थे, 90.25, तो वो 8 मार्क्स से ज़्यादा, 4 मार्क्स से भी ज़्यादा थे, उसके डबल थे ऑलमोस्ट।
तो वो माइंडसेट रखना ज़रूरी है। और अगर किसी स्टूडेंट को बुरा लग रहा है कि उन्होंने फुल एफर्ट्स दिए और प्रिपरेशन किया है और फिर भी वो रिजल्ट नहीं मिला उनको, सो दे कैन टेक अ डे और समथिंग ऑफ। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, उनके जो भी एक्टिविटीज़ है जो उनका स्ट्रेस किल कर दे या जो भी उनका बहुत बुरा लग रहा है उन्हें तो उनका अच्छा लगे, वो मैं पुश नहीं करूँगा उनके ऊपर जो मेरा माइंडसेट है, पर आपको वर्क पुट इन करना होगा। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन जो भी है। नाइस। आपके साथ जब ऐसे हुआ था तो आपने क्या किया था? ऐसी एक दिन छुट्टी लेके एंजॉय किया था, क्या किया था? एक दिन मतलब मेरा स्ट्रेस किलिंग जो भी है एक्टिविटी वो स्पोर्ट्स ही है मोस्टली। तो मैं मतलब जिस दिन वो हुआ तो उसी दिन मैं जनरली जाता था संडेज खेलने, फुटबॉल खेलने। तो उस दिन मैं फुटबॉल खेलने गया तो तुम्हें मुझे कूल लगा कि ठीक है अभी हो गया है। तो क्योंकि वो गेम में भी आप ये चीज़ में नहीं रह सकते क्योंकि आपको परफॉर्म ही करना होता है, तो ऑटोमेटिकली आपको जो अटेंशन है वो शिफ्ट हो जाता है, वो गेम पे हो जाता है। तो आप ऐसे प्लेयर नहीं हो जाते कि आप सिर्फ आप खेल रहे हो, अपने लिए खेल रहे हो, आपको खेलना होता है ताकि आपका टीम भी जीते। तो आपका ऑटोमेटिकली जो अटेंशन है वो शिफ्ट हो जाता है। तो उनका जो भी एक्टिविटी है, जैसे मेरे लिए ये एक्टिविटी था, उसके थ्रू वो ये हो गया था, कामनेस थोड़ा आ गया था मुझ में कि अभी हो गया है तो अगले एग्जाम में मुझे बेटर प्रिपेयर करना है ताकि मेरा रिजल्ट बेटर आए। राइट, ओके। और एक क्वेश्चन है, ये स्टूडेंट्स की तरफ से जो स्पोर्ट्स में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, कि अगर वो एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो कॉलेज इंटर कॉलेज लेवल पे खेल रहे हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल रहे हैं, तो वो करते करते क्या वो इसमें एक करियर कर सकते हैं या उनको वो पूरा ड्रॉप करना पड़ेगा और सिर्फ इसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा? व्हाट डू यू थिंक? ऐसे एग्ज़ाम्स में स्पेशली बैंकिंग के, मुझे बैंकिंग के बारे में पता है कि स्पोर्ट्स कोटा भी होता है कि आपने अगर कोई यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है किसी अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया या आपके कंट्री को रिप्रेजेंट किया, तो स्पोर्ट्स कोटा होता है, उसके थ्रू आपको मिल जाता है बैंक का जॉब। पर आपको प्रिपेयर करना होता है, तो आप अभी लग भी जाए इस पे तो आप और प्रिपेयर कर सकते हैं। और वो रहता है कि आपको ग्रो करना है और कि आप यही कर नहीं सकते। लेकिन वो स्पोर्ट्स का भी होता है कि अभी वो जॉब पे लग गए तो आप स्पोर्ट्स भी परस्यू कर सकते हैं, तो उनको वो जॉब भी मिल जाता है। तो उनका भी दो आपको वेज मिलते हैं, या तो आप ग्रो करें या तो उसमें आप जॉब में ही ग्रो करें या फिर आप जो स्पोर्ट है उसमें ग्रो करें, तो आप दोनों कर सकते हैं। वेरी नाइस। अगर आपको पूछा जाए कि आपके फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन कौन है तो आप किसका नाम लेंगे? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फुटबॉल मैं कैसे भूल गई, फुटबॉल फैन से मैंने क्वेश्चन पूछा था। ऑलराइट, सो नाउ एग्जैक्टली मैं पूछूंगी कि हाउ डिड IIKT कंट्रीब्यूट आपके प्रिपरेशन या आपके सक्सेस में? डायरेक्टली IIKT ने कैसे कंट्रीब्यूट किया है? फर्स्ट तो मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे अवेयर किया इस बारे में कि ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं। फिर उसके बाद अवेयरनेस जब मैं अवेयर हो गया था इस बारे में, तो उन्होंने प्रिपरेशन में हेल्प किया है, भले ही वो बेसिक्स से हो या एंड तक जो भी है। जैसे कि मेंस के एग्ज़ाम हो, बेसिक्स में हमें बोला गया था क्योंकि तभी ऑफलाइन नहीं था, ऑनलाइन स्टडी चल रही थी। तो मुझे जैसे मैंने ज्वाइन किया, उन्होंने बोला था कि ये ऐसे प्लेलिस्ट है जो IIKT के यूट्यूब चैनल है उन पे ही है पहले से, वो आपको पूरे कर देना है। तो वो बेसिक्स थोड़े क्लियर हो गए थे, जो मैथ्स के लिए हो या रीजनिंग या इंग्लिश के लिए हो या GA के लिए हो, जो आपको पढ़ना है, जो टॉपिक्स है। सेकेंड, फिर उन्होंने जैसे ऑफलाइन स्टार्ट हो गया तो वो क्वेश्चंस देने लगे। वो ऐसे नहीं थे कि स्टार्टिंग में थोड़े टफ आ जाए कि कैंडिडेट डर जाए कि इतना टफ आते हैं, तो ईजी थे, फिर मॉडरेट थे। और टेक्स्ट बुक्स में भी ईजी, मॉडरेट, मेंस ऐसे डिफिकल्ट ऐसे होते प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आपको पता चलता है कि लेवल कैसा है। तो वो क्वेश्चंस में भी IIKT ने वो अपने टेक्स्ट बुक्स में उन्होंने हेल्प कर दिया। तो अभी वो PDFs भी प्रोवाइड करते हैं, भले ही वो कोई भी टॉपिक्स के हो, चारों में से कोई भी टॉपिक्स। आपके टेस्ट भी होते हैं ऐप पर, IIKT के ऐप पर। और आपको जो एनालिसिस है वो आपको वो कहते भी है कि आप जॉट डाउन करें। आपको एक पोस्ट मॉनिटर भी मिलता है, उसमें आप अपना जो वीकनेस है वो आप एनालाइज खुद कर सकते हो, क्योंकि आप जैसे ही जॉट डाउन करोगे आपको ही हेल्प होगा कि ये मुझे ज़्यादा प्रिपेयर करना है, कौन से में आपको प्रिपेयर करते रहना और कौन सा आपको ज़्यादा प्रिपेयर करना है वो आप ही जानते हो। वो डिफर करेगा पर्सन टू पर्सन, किसी और का टॉपिक किसी लिए टफ और ईजी हो सकता है। तो IIKT आपको उसमें गाइड कर लेता है। तो उन्होंने एक पोस्ट मॉनिटर दिया था। फिर आपके पास मेंटोर्स भी है, आपके पास जो डायरेक्टर है IIKT के मिस्टर श्याम राहुल, वो उनका एक पॉइंट है, वो जैसे ही एग्ज़ाम क्लोज आता है, फॉर एग्जाम्पल SBI आ जाए क्लोज, क्लर्क या PO, तो वो जो एग्ज़ाम के क्वेश्चंस है तो वो आपको बताते हैं कि इस पे ज़्यादा वेटेज है,
चारों ही टॉपिक्स में इस पे ज़्यादा वेटेज है, इस टॉपिक में, सब टॉपिक में, ताकि आप प्रिपेयर हो जाए। और फिर आपके जो टेस्ट होते हैं उसके एनालिसिस भी बहुत ज़्यादा है। इनका जो इंस्टीट्यूट है उसमें चिंतन मीट भी होता है, वहाँ आपका सब एनालाइज कर लेते हैं, स्कोर्स, आपको जो बिहेवियर रहा है उसके बेसिस पे। और जैसे ही आपका एनालिसिस हो जाता है आपको बताया भी जाता है कि आपको इसमें प्रिपेयर करना है। आपको एक 1-on-1 भी होता है जहाँ पर जो मेंटोर है वो आपके साथ बैठते हैं, आपको जो भी सर्टिफाइड मेंटोर हो उसके आपको कहा कि आपके साथ वो एनालाइज कर लेंगे। तो आपको बताते हैं कि इन टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा वर्क करना है, इनके आपको सेट ऑफ क्वेश्चन दे देते कि इतना इतना करो तो आपके ऊपर थोड़ा क्लियर हो जाए, वो कोई भी टॉपिक्स हो। तो वैसे पॉइंट्स में और फिर एक्टिविटीज़ में भी IIKT ने हेल्प किया। वो एक्टिविटीज़ आपको अभी शायद ना समझे, पर जैसे आप आउटसाइड वर्ल्ड में स्टेप इन करेंगे तो आपको समझेगा कि इंटरव्यूज़ में आपको काम आएंगे। वो इन पर्सन आपको कम्युनिकेशन स्किल्स दिखाने होंगे। आप बैंकिंग करने वाले तो आप कस्टमर हैंडलिंग स्टार्टिंग में करेंगे, भले आप PO हो या क्लर्क हो, तो उसमें भी आपको हेल्प करेगा कैसे आपको स्पीक, हाउ यू स्पीक टू द कस्टमर्स, टू द पीपल हु कैन बी पोटेंशियल पार्टनर्स एज वेल। तो वो सब आपको ओवरऑल हेल्प कर लेता है। ऑलराइट, नॉल्टन, ये भी पूछना चाहूंगी कि IIKT में ऐसा कोई पर्टिकुलर सेशन आपको फील हुआ कि यस दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी एट द मोमेंट होना, एक ऐसा फेज आपके लाइफ में चल रहा हो जहाँ पे ये सेशन हुआ एंड आपको एक अच्छा बूस्ट मिला और आपको लगा कि यस ये बहुत अच्छा हो गया मेरे लिए? ऐसे सेशंस हो सकते हैं जहाँ पर आपका फॉर एग्जांपल रिजल्ट ना आया हो, तो आपको लगता है कि अभी मैं प्रिपेयर करूँ या नहीं, तो तब भी आपका माइंड ऑब्वियसली ऐसे फ्लस्टर्ड हो जाता है कि क्या मुझे प्रिपेयर करना चाहिए इस क्वेश्चन, इस एग्जाम के लिए, इसका टफनेस कितना है, इतना इजी हो सकता है, क्या प्रिपेयर करना चाहिए कितना। तो उसके अंडर ही जो IIKT वो पहले प्रिपेयर कर लेता है कि ये सेशंस होंगे इस एग्जाम्स के बारे में। जैसे आप वर्कशॉप्स, IIKT वर्कशॉप्स कंडक्ट करता है, तो उसमें आपको पता चल जाता है कि आपको इतना प्रिपेयर करना होगा या उससे ज़्यादा, ताकि आप क्लियर कर लो। वो कोई भी हो, बैंक ऑफ बड़ौदा का वर्कशॉप हो या SBI का ही वर्कशॉप हो, जैसे BCCB का जो बैंक है उसके लिए भी इंटरव्यूज थे और जो एग्जाम्स है उसके लिए भी वर्कशॉप हुआ था। उसमें जो भी डिटेल्स थे और बैंक्स के इंट्रोडक्शन भी होते हैं कि ये है, ये पॉइंट्स है, अगर आपको नहीं मिले, जैसे कि साइट्स थोड़े हैंग हो जाते हैं तो उतना इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाता है, तो उसके पहले ही हम या शायद हम प्रिपेयर हो जाए उसके पहले ही IIKT हमें वो इन्फॉर्मेशन के साथ प्रेजेंट कर लेता है कि ये है इन्फॉर्मेशन, आपको ये आना चाहिए, ताकि वो इंटरव्यूज में पूछ ले तो आप ब्लैंक ना हो जाए। तो ये सेशंस काम आते हैं, भले आपका रिजल्ट ना आया हो पर आप प्रिपेयर हो जाते हो कि ये हमें करना होगा, ताकि हम अपना जो जॉब है, आपका जो क्लियर करना है आपको एग्जाम, वो आप कर ले। ऑलराइट, नाउ मैं पूछूंगी कि पोस्ट सिलेक्शन फीलिंग्स आपकी कैसी रही है या अभी आप कैसे फील कर रहे हो? सबसे पहले तो जैसे आपने खुद का नाम देखा सिलेक्शन लिस्ट पे, है ना, रोल नंबर दिखता है, नाम दिखता है, क्या दिखता है? रोल नंबर। वैसे क्या, हाउ वाज द फीलिंग? आई फेल्ट वेरी गुड कि फाइनली वो एग्जाम मैंने क्लियर कर लिया था। तो फिर मैं जैसे ही कुछ भी हो, जैसे कि एग्जाम्स क्लियर हो जाए या एग्जाम्स में दे दूँ, प्री हो या मेंस हो या इंटरव्यू हो, DV भी हो, तो मैं जनरली अपने फैमिली मेम्बर्स को ही कॉल करता हूँ, मॉम या डैड दोनों को भी। तो फिर उनको ही मैंने कॉल किया, मैंने बताया ऐसे ऐसा हुआ है, तो फिर वो भी खुश थे, तो बहुत हैप्पी थे वो। तो फिर मैंने यहाँ पर भी जो सर मैम सबको बता दिया था। तो फिर मैं मतलब वो सेटिस्फाइंग लगता है कि ओके एग्जाम क्लियर हो गया है, कि अभी आपका डिफरेंट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ आपको इतने जो एक्टिविटीज़ हुए या जो भी आपका कंट्रीब्यूशन रहा है आपका इंस्टीट्यूट का, वो आपको हेल्प करेगा। आपको पता रहता है कि वो हेल्प होगा आपको, अगर आप उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो फिर उसका फीलिंग्स तो अच्छा ही था कि हेल्पी ग्रोथ होगा मेरा और लर्न करूँगा मैं और बैंकिंग के बारे में। जो मैंने सिर्फ बुकिश नॉलेज था उसका भी मैं प्रैक्टिकली यूज़ कर सकूँ, या जो नई चीज़ें हैं वो भी मैं लर्न कर सकूँ। राइट, सो ये जो सिलेक्शन लिस्ट निकला था उसके बाद क्या हुआ था? कितने दिन के बाद ज्वाइनिंग था या कुछ मेडिकल था, कैसे हुआ था? उनके 2 या 3 वीक्स बाद, मुझे इतना अच्छे से याद नहीं, पर 3 वीक्स मैक्स, उन्होंने फिर हमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके लिए बुलाया था। फिर उसमें एक पूरा दिन चले गया था। तो उसके बाद उन्होंने फिर मेडिकल एग्जामिनेशन से आई टेस्ट थे, फिर ब्लड टेस्ट एक्सेट्रा, ECG वो सब था। फिर उसमें भी 1 या 2 वीक्स लग जाते, क्योंकि उनके रिपोर्ट्स बहुत लेट आते और कैंडिडेट्स थे वो बहुत सारे थे वहाँ पे, तो उसमें वो मिल जाना। फिर आपको फिर से 1 या 2 वीक्स रुकना होता है, ताकि आपको आपका जो पोस्टिंग है वो मिले, और वो आपके PF इंडेक्स वो सब आता है, आपका नंबर आता है, उसके बेसिस पे आपको मिल जाता है। तो उसमें एटलीस्ट 1 मंथ तो जाता ही है ज्वाइनिंग का।
फिर ज्वाइनिंग के बाद भी आप एक्लेमेटाइज हो जाते हो जो आपका वर्क है उसके साथ, और जो इससे सीनियर्स होते हैं फिर आपको हेल्प करते हैं कि ये आपको लर्निंग करना होगा ताकि आपको इश्यू ना हो कोई, तो आपको करते रहना होगा। फिर 1 मंथ लगता है ये ज्वाइनिंग, मुझे तो 1 मंथ लगा था। ओके 1 मंथ लगता है। अच्छा, ये जो आपने बोला डीवी के लिए बुलाते हैं, कहाँ पे बुलाया था आपको? मुझे थाने में बुलाया था। ओके। हाँ, तो फिर मतलब उसका ट्रैवलिंग इशू तो था ही, बहुत लॉन्ग ट्रैवलिंग था उसके लिए, और फिर वहाँ सुबह सुबह चले जाना, फिर उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी पॉइंट्स बहुत सारे थे कि आपको ये एनेक्चर्स फिल करने हैं, फॉर्म्स फिल करने हैं वहाँ पर, फिर आपका बायोमेट्रिक्स होता है, फिर आईरिस स्कैन है वो भी होता है, तो उसमें बहुत टाइम चले जाता है। ऑलराइट, सो आपने वहाँ पे ये देखा कि आप तो वसई में हो, वसई से थाने आप जा रहे हो, ऑल ओवर स्टेट से वहाँ पे आए थे कैंडिडेट्स, या ऑल ओवर इंडिया से कोई आए थे वहाँ पे, या सब यहीं के थे लोकलाइज मुंबई के? नहीं, मुंबई के भी थे, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा पुणे से थे। महाराष्ट्र उनका सर्कल उन्होंने डिफरेंट किया, 2 सर्कल्स थे, मुंबई मेट्रो सर्कल और एक महाराष्ट्र सर्कल। तो महाराष्ट्र के थ्रू भी पुणे से, नासिक से, बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट से, वहाँ से भी लोग आए थे, तो उनको भी मतलब ट्रैवलिंग इशू था, फिर वहाँ पर वो स्टे कर रहे थे। तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ मुंबई के ही लोग थे, पर ज़्यादा करके महाराष्ट्र से ओवरऑल लोग थे। ओके, वहाँ पे आपने क्या एनालिसिस देखा डॉल्टन की, मुंबई के लोग ज़्यादा थे या इस तरह के अदर डिस्ट्रिक्ट से आने वाले लोग ज़्यादा थे? मतलब मैं जहाँ थाने में गया था, जिस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में गया था, वहाँ पर ज़्यादा करके महाराष्ट्र सर्कल से ही थे। मुंबई से इतना कोई नहीं था, बहुत लेस थे, यू कैन काउंट ऑन योर फिंगर्स, उतने वहाँ पर मुंबई सर्कल से थे। महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा लोग से। ये क्या लगता है आपको कि मुंबई से कम थे और बाकी ओवरऑल महाराष्ट्र सर्कल से ज्यादा थे, तो इसका क्या एनालिसिस आप दे सकते हो? यहाँ पे लैक ऑफ अवेयरनेस है स्टूडेंट्स के बीच में वो, या फिर लैक ऑफ पेशेंस? मैंने देखा है बच्चे रुकते नहीं है, उनको लगता है इंस्टेंटली 6 महीने में हो जाना चाहिए, तो 6 का 8 नहीं करते हैं या 8 का 9 नहीं करते हैं, तो लैक ऑफ पेशेंस या क्या? लैक ऑफ अवेयरनेस भी कह सकते हैं कि मोस्टली लोगों को पता नहीं होता है ना एग्जाम्स के बारे में, और ऐसे इंस्टीट्यूट्स है जैसे IIKD है वो आपको अवेयर कर लेते हैं, लेकिन ऑल्सो जैसे मैम ने कहा अभी कि लैक ऑफ पेशेंस भी होता है कि उन्हें सिलेक्शन चाहिए होता है और वो नहीं मिलता तो वो डिप्रेस जैसे हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं कि नहीं हुआ है, तो वो मूव ऑन कर लेते हैं डायरेक्टली, वो और प्रिपेयर नहीं करते, एक मोर 6 मंथ्स और फिर आपका जॉब मिल जाता है जो आपका ड्रीम जॉब हो सकता था, लेकिन आप वो लोग मूव ऑन कर लेते तो वो भी हो सकता है। मतलब इजीली गिव अप कर देते हैं मुंबई में, ये मेरा एक्सपीरियंस है इतने सालों का कि इनके पास ऑप्शन ज्यादा है बिकॉज ऑफ प्राइवेट सेक्टर या कोऑपरेटिव सेक्टर्स, तो उसकी वजह से वो नेशनलाइज्ड बैंक्स में जल्दी गिव अप करते हैं। ऑलराइट, सो देन आपका पोस्टिंग कहाँ पे हुआ अभी? अभी मेरा पोस्टिंग अंधेरी में हुआ है। ओके, अंधेरी में हुआ है एज ए जूनियर एसोसिएट। वहाँ पे आपने क्या करियर प्रोग्रेशन अभी के लिए एनालाइज किया है कि अभी इसके बाद आपका स्टेप SBI में क्या रहेगा? अभी प्रमोशंस तो कैसे है कि अभी मैं जूनियर एसोसिएट हूँ, तो फिर 1 ईयर या 2 ईयर्स के बाद मैं एसोसिएट हो जाऊँगा, फिर सीनियर एसोसिएट, फिर आपको पोस्ट वो जो प्रमोशंस है वो आपको उनके डेजिग्नेशन के हिसाब से मिलते हैं, जैसे आप कोई कैश हैंडलिंग में वैसे होगा या आप फॉरेक्स में वैसे होगा, तो फिर आपके बाद ब्रांच मैनेजर के, फिर आप जाइब या काइब एग्जाम्स भी दे सकते हैं। वो 2 ईयर्स के बाद आपके पास अगर वो है, वो जो डॉक्यूमेंट चाहिए रहता है, वो जो आपको जो सर्टिफिकेशन है वो चाहिए रहता है, तो वो आपको मिल जाएगा, वो आपके पास है। फिर 2 ईयर्स के बाद आप जो प्रमोशन है उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। हाँ, GIB का और CIB का। फिर आप ट्रेनिंग ऑफिसर बन जाते हैं। राइट, तो ये कैंडिडेट के हाथ में, मतलब तो मैं स्टूडेंट नहीं बोलूंगी, ज्वाइनिंग के बाद हम कैंडिडेट हो जाते हैं, तो कैंडिडेट के हाथ में रहता है कि वेदर ही वांट्स टू गो इनटू कैशिंग डिपार्टमेंट या फिर फॉरेक्स में जाना है या फिर लोन या फिर फाइनेंस में जाना है, ऐसा वो आपको पूछते भी है। और आपको एक्चुअली सब लर्न कर लेना चाहिए कि क्योंकि आप फिर जब भी मैनेजर बन जाओगे वो आपको ही हेल्प करने वाला है, तो आप सब सीख लीजिए। वैसे वो आप कितना भी टाइम दे दो, लेकिन आप सीख लो ताकि आपको थोड़ा एटलीस्ट नॉलेज हो कि कुछ आप खुद कंट्रीब्यूट कर सको जब भी आप मैनेजर बन जाए, कि ये चीज़ है कि आपने एक्सपीरियंस किया तो आपको पता है, बेटर पता है कि ये भी हो सकता है, ये भी इसका सोल्यूशन हो सकता है। अच्छा, मैंने देखा बैंक एम्प्लॉइज को नेशनलाइज्ड बैंक में वेलकम किट के साथ वेलकम किया जाता है। ये वेलकम किट आपको कहाँ पे मिलता है? आपके मतलब रीजनल ऑफिस में या फिर आपने जहाँ पे पोस्टिंग ली है वहाँ पे? मुझे जो थाने में हमें बुलाया था, थाने AO में, वहाँ पर मिला था, किट मिला था और फिर उसके साथ हैंड बैग जो था वो भी मिल गया था, ऑफिस बैग था वो। हाँ, क्या था किट में?
आपके? तो उसमें पहली बात पेन्स थे, फिर जिस पे SBI का जो MLM रहता है वो है, उसके बाद डायरी है, फिर HR का जो मैनुअल है वो है उसमें, फिर आप एक बॉटल है स्टील का, तो उसमें आप टेम्परेचर चेक कर सकते हो वो है, फिर आपके की चेन्स है उसमें और कार्ड होल्डर्स भी है, और उसमें एक ये जैसे कि जो बैग है उसमें मतलब वो बूढ़ी बैग जैसी था, पर उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। फिर आपको जब भी आप वहाँ आपको सिर्फ कोई ऐसी बैग नहीं दे देता है, वहाँ के जो AGM है वो आपको बैग देते हैं वहाँ पे जो AGM थे वो आके आपसे फोटोज वगैरह लेते हैं, आपसे बात करते कि ये होगा आपका ग्रोथ होगा, इतना आप सीख लो ताकि आपको समझे बैंक कैसा चल रहा है, और आप कुछ भी इश्यू हो तो आप अपने AO में डायरेक्टली कॉल करके बात कर सकते हैं इस बारे में। वॉलेट रहता है, बैग रहता है, सब कुछ रहता है, लंच रहता है फ्री में इनिशियल डेज में तो राइट ना, मतलब सब हाई टी लंच एंड एवरीथिंग रहता है, राइट? ऑलराइट, सो नाउ सैलरी रेंज क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट सून आफ्टर क्लियरिंग SBI क्लर्क? उसका शायद 35 40 42 तक हो जाता है, उसका उतना रेंज रहता है, मैक्स भी 42 45 ही होता है। ये इनिशियल है, लेकिन एक फ्रेशर के लिए, फ्रेश ग्रेजुएट के लिए है ना, चाहे उनका एज 20 हो या 21 हो, ये उनका स्टार्टिंग रेंज रहता है। ऑलराइट, सो डॉल्टन से बात करके बहुत सारे इनसाइड इन्फॉर्मेशन भी हमें मिली कि सिलेक्शन के बाद अब इनकी लाइफ कैसी चल रही है या क्या चीज़ें ये फील कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लगा ये सारी चीज़ें देख के, डॉल्टन से समझ के, एंड आई होप आपके भी सारे आंसर्स या सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, एंड इफ नॉट देन डेफिनेटली वी आर वेटिंग कि आप अपने वैल्यूएबल इनपुट्स कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए सो दैट वी कैन एनालाइज देम एंड आंसर देम। अभी तक के इस वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज हम इसी तरह से जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं उनके सक्सेस को डिकोड करते रहते हैं वीक बाय वीक, और हमारे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी बाकी हैं जिनसे हमें 1-on-1 मीटिंग करनी है। थैंक यू डॉल्टन, आप अपने काम के बीच से वक्त निकाल पाए, और बिकॉज आई अंडरस्टैंड अभी जैसे आपने बोला कि घर पे जाके भी आप थोड़ा बहुत कुछ पेंडिंग रहेगा वो देखोगे और करोगे। काफ़ी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट थे, एंड आई बिलीव काफ़ी हार्ड वर्किंग प्रोफेशनल भी बनने वाले हो। सो थैंक यू गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।